हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने YouTube चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बाद मोल कंसेप्ट, जिसको NCERT में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से लिखा है। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ही मोल कंसेप्ट है। फर्स्ट चैप्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसको हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। मोल का एप्लीकेशन पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में रहेगा। हर चैप्टर कहीं ना कहीं मोल से जुड़ा हुआ है, मोल से रिलेट है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी रखा है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो आपको ध्यान से इस चैप्टर का एक एक लेक्चर को सुनना है, समझना है, इंटरेस्ट लेके। मोल कंसेप्ट क्लास 11th में ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्लास 12 में भी आता है। पहले बोल दिया, पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट है। जहाँ तक IIT JEE या नीट की बात हो तो मोल से डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, डायरेक्ट मोल से क्वेश्चन, लेकिन इसके रिलेट करके दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन ले लेते हैं मोल को रिलेट करते हुए। तो मोल का एप्लीकेशन अपने लोग को आना बहुत ज़रूरी है और ये हर क्लास के बच्चे के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 11 के हो चाहे वो 12 के हो। जहाँ तक मोल की शुरुआत है तो वो क्लास 9th से होती है। क्लास 9th में आपको मोल की एक छोटी सी झलक मिल जाती है, वही क्लास 11th में इसका डीप कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग पढ़ते हैं। क्लास 9th में छोटी सी झलक देखते हैं। और जहाँ तक रहा 12 के लेक्चर का सवाल, तो 12 का न्यू चैप्टर तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो लेक्चर NCERT डिस्कशन का जो है वो मिनिमम 100 बच्चे नहीं खरीदेंगे तब तक मैं नहीं दूंगा। सॉल्यूशन चैप्टर जो क्लास 12 का वीडियो लेक्चर दिया हूँ, सॉल्यूशन चैप्टर का NCERT का कंप्लीट डिस्कशन, जब तक 100 बच्चे आप लोग नहीं खरीदेंगे तब तक मैं वो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा और न ही असाइनमेंट का डिस्कशन करूँगा। आप लोग मिनिमम मतलब 7 से 8-10 बच्चे खरीदे हैं अभी तक असाइनमेंट। इससे मेरा जो पेमेंट करना वो भी ऊपर नहीं होगा, तो वो ऊपर नहीं हो पाएगा, जिससे मैं लोगों को पैसा नहीं दे पाऊंगा, तो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। आप लोग वेट करिए, आप लोग वेट करिए, देखते रहिए कब स्टार्ट होगा। जब तक आप लोग 100 बच्चे नहीं खरीदेंगे तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। 100 बच्चे हो जाएगा, परचेज कर लेंगे, वो 100 का नाम मैं बोल दूंगा। केमिकल काइनेटिक्स शुरू करने से पहले वो 100 बच्चे का नाम मैं अनाउंस कर दूंगा कि ये 100 बच्चे परचेज किया। नहीं तो नहीं स्टार्ट होगा, तब तक मैं क्लास 11th अपना देते रहूँगा। तो चलिए हम लोग मोल कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से मोल कंसेप्ट। ध्यान दीजिए, मोल कॉन्सेप्ट। वास्तविक में मोल एक लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड है, यानी एक ग्रीक शब्द है। ग्रीक देश में ग्रीक शब्द चलता है। मोल एक लैटिन वर्ड है, यानी लैटिन मतलब ग्रीक होता है, ग्रीक वर्ड मतलब शब्द। एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है मीन्स ग्रुप और हीप। मीन्स ग्रुप और हीप। मोल से एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप और हीप। ग्रुप और हीप। ग्रुप मतलब समूह और हीप मतलब झुंड। मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मीन्स ग्रुप और हीप। मीन्स मतलब जिसका मतलब होता है ग्रुप और हीप। एकदम इंटरेस्ट लेकर सीखना है हर बच्चे को। और ये लिया जाता है हैज टेकन एज SI यूनिट फॉर
amount of substance, amount of substance, mole has taken as SI unit for amount of substance। और ये कंसेप्ट मतलब क्या होता है, तो कंसेप्ट मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। तो सुनेगा, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रुप और हीप। हैज टेकन एज ऐसा यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ग्रुप और हीप, ग्रुप मतलब समूह या हीप मतलब झुंड। जैसे मान लीजिए किसी क्लासरूम में 100 बच्चे बैठे हैं, तो 100 बच्चे का क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ। 100 बच्चे का वो क्लास में ग्रुप हुआ। जैसे मान लीजिए पंछी उड़ रही है आकाश में, तो मान लीजिए 500,000 पंछी एक साथ है, तो वो पंछी का क्या है, ग्रुप है या हीप है। आकाश में उड़ रही है एक साथ 500,000 पंछी, तो वो पंछी का क्या है, ग्रुप है या हीप है। मोल यूज किया जाता है ऐसा यूनिट के रूप में, किसके लिए, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए। किसी पदार्थ या वस्तु का इकाई मात्रक मोल है, किसी पदार्थ या वस्तु का इकाई मात्रक मोल है। जैसे मान लीजिए अपने पास कोई एक मुट्ठी चावल दे दिया या एक मुट्ठी गेहूं दे दिया और बोला बताओ इसमें कितना चावल है, तो हम बता सकते हैं आसानी भाषा में कि 1 मोल चावल है। मान लीजिए एक मुट्ठी मेरे पास गेहूं है, बोलेगा इसमें कितना गेहूं है, तो हम बता सकते हैं आसानी भाषा में कि 1 मोल गेहूं है। तो ये मोल को ध्यान से समझना है, सीखना है, और कंसेप्ट यानी अंडरस्टैंडिंग होता है। तो कैसे सीखेंगे, ध्यान दीजिए, कैसे सीखेंगे, ध्यान दीजिए। एज वी नो दैट 1 डजन बराबर 12, 100 बराबर 10 to the power 2, 1000 बराबर 10 to the power 3, 1 मिलियन बराबर 10 to the power 6, 1 बिलियन बराबर 10 to the power 9। सिमिलरली 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 to the power 23। ध्यान दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं 1 डजन बराबर 12, 100 बराबर 10 to the power 2, 1000 बराबर 10 to the power 3, 1 मिलियन बराबर 10 to the power 6, 1 बिलियन बराबर 10 to the power 9। सिमिलरली 1 मोल बराबर कितना, तो 6.023 इंटू 10 to the power 23। तो 1 मोल बराबर 6.023 इंटू 10 to the power 23। सोचो, बहुत आसान चीज, एकदम इंटरेस्टिंग है, सीखने वाली चीज है कि अगर मान लो अपने पास 1 दर्जन केला है, मतलब कितना पीस केला, तो 12 पीस। मान लो सीधी भाषा में देखो, जैसे मेरे पास देखो अभी इस तरीका का अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके मेरे पास अगर 12 मार्कर है, 1 2 3 4 5 6, मान लो इस तरह का मेरे पास अगर 12 मार्कर है तो बोलेंगे 1 दर्जन है। यहाँ 6 मार्कर है तो बोल सकते हैं हाफ दर्जन है, क्योंकि 1 दर्जन में 12 है, तो 12 का आधा 6, तो 6 मार्कर मतलब हाफ डजन हुआ। अगर मान लो मेरे पास 24 मार्कर है, कोई पूछेगा कितना दर्जन, तो 2 दर्जन। 36 मार्कर है, कितना दर्जन, तो 3 दर्जन, क्योंकि 1 डजन में 12 यूनिट होगा, 12 संख्या। मान लो मेरे पास 12 मार्कर है तो वो कितना हुआ, 1 दर्जन के बराबर। 24 मार्कर है तो कितना हुआ, 2 दर्जन के बराबर। 36 मार्कर है, कितना हुआ, 3 दर्जन के बराबर। 48 मार्कर है, कितना हुआ, 4 दर्जन के बराबर।
मान लो मेरे पास 60 मार्कर है, कितना हुआ 5 दर्जन के बराबर। यानी दिमाग में सेट करो, सीखना है एक एक बच्चे को कि अगर 12 पीस मार्कर है तो वो हुआ 1 डजन, अगर 24 पीस मार्कर हुआ तो 2 डजन, 36 पीस मार्कर हुआ तो 3 डजन, 48 पीस मार्कर हुआ तो 4 डजन। तो सिमिलरली सोचो कि 1 मोल बराबर कितना, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। तो अगर मान लो कोई पूछेगा 2 मोल बराबर, तो 2 गुना 6.023 गुना 10 के पावर 23, सिंपल बात। कोई पूछेगा 3 मोल बराबर, तो 3 गुना 6.023 गुना 10 के पावर 23। 4 मोल बराबर, एक एक बच्चे को सीखना है, 4 मोल बराबर 4 गुना 6.023 गुना 10 के पावर 23। 5 मोल बराबर, तो बता देंगे 5 गुना 6.023 गुना 10 के पावर 23। समझ में आ रही है कि नहीं बात को? ध्यान से समझ के सीखिएगा। जैसे मान लो कोई बोलेगा मेरे पास 100 रुपया है, 100 रुपया यानी 10 टू द पावर 2 रुपया, तो हम बोलेंगे 100 रुपीज है, 100 10 टू द पावर 2, क्योंकि 100 रुपया कितना के बराबर, तो 100 के। अगर मान लो कोई बोला मेरे पास 2 इंटू 10 टू द पावर 2 रुपीज है, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 रुपीज है, यानी कितना के बराबर, तो 200 के बराबर, क्योंकि 10 टू द पावर 2 100 हुआ, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 200। यानी कोई बोला 3 इंटू 10 टू द पावर 2 है, यानी 300 के बराबर। कोई बोला 4 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो 400 के बराबर। 5 इंटू 10 टू द पावर 2 है, तो 500 के बराबर, क्योंकि 10 टू द पावर 2 100 हुआ, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 2 200, 3 इंटू 10 टू द पावर 2 300, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 400, 5 इंटू 10 टू द पावर 2 500। तो सिमिलरली 6.023, ध्यान दो, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 1 मोल, 1 मोल। तो अगर 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 2 मोल, 3 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 3 मोल, 4 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 4 मोल, 5 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बराबर 5 मोल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सपोज करो, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ रहा हुआ, ध्यान दो कि अगर हमसे कोई 1 मोल बराबर पूछेगा तो हम बता देंगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। ठीक, अब ये वास्तविक में अगर किसी को दिखाया जाए ये कि 6.023 गुना 10 के पावर 23 किसी को दिखा दिया जाए, तो वो देख के बोलेगा ये है क्या, तो ए नंबर कॉल्ड एवोगैड्रोज नंबर और एवोगैड्रोज कांस्टेंट, एवोगैड्रोज कांस्टेंट। वास्तविक में 6.023 गुना 10 का पावर 23 एक संख्या है जिस संख्या को जानते हैं एवोगैड्रोज नंबर के नाम से या एवोगैड्रोज कांस्टेंट के नाम से। सपोज करो कि ये जो संख्या है 6.023 गुना 10 के पावर 23 कहीं रोड पे लिखा हुआ है, कहीं पे रोड पे लिखा हुआ है साइड में, और ऐसे लोगों से पूछो जिसको इस संख्या के बारे में पता नहीं है, जो ये संख्या से अनभिज्ञ है, इस संख्या के बारे में नहीं जानते हैं, उनको दिखाओ कि ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, तो वो देख के बोलेंगे साधारण भाषा में कि ये एक संख्या है, ये एक संख्या है, क्योंकि उनके लिए ये नॉर्मल नंबर होगा। जैसे मान लो ये 9931661866 मान लो कहीं रोड पे लिखा हुआ मिला, और किसी से पूछो कि ये क्या है, तो वो देख के पहले बोलेगा ये एक संख्या है, ये एक संख्या है। लेकिन अगर कोई अपने बच्चों से पूछो कि ये वास्तविक में क्या है, तो बोलेगा ये मोबाइल नंबर है और ये मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस का मोबाइल नंबर है, क्योंकि उसे पता है कि 9931661866 ये वास्तविक में एक संख्या है, लेकिन ये संख्या एक मोबाइल नंबर है, वो है मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस का। ठीक उसी तरह रोड पर अगर ये संख्या कहीं लिखा है 6.023 गुना 10 के पावर 23, ये वास्तविक में एक संख्या है जिस संख्या को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर जानते हैं एवोगैड्रोज नंबर या एवोगैड्रोज कांस्टेंट के नाम से, क्योंकि एवोगैड्रो नाम के वैज्ञानिक ने इस संख्या का निर्माण किया था। इस संख्या का सबसे पहले वो यूज किए थे
उन्होंने अपने नाम पर रखा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो कोई पूछेगा 6.023 गुना 10 के पावर 23 वास्तविक में क्या है, तो बोलिएगा एक संख्या है जिस संख्या को जानते हैं हम एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट के नाम से, और इस संख्या को हम लोग सूचित करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय एन नोट एंड एन ए। इस संख्या को सूचित करते हैं एन नोट या एन ए से, एन नोट या एन ए से। एकदम ध्यान देकर सीखना है, एक बच्चे को समझ में आएगा वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इंटरेस्ट लेके सीखना है। जहाँ दिक्कत हो फिर से पीछे पॉज करके देखो, फिर से समझो। यानी ये संख्या जो है 6.023 गुना 10 के पावर 23, जिसको एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, उसको सूचित करते हैं एन नोट से या एन ए से। यानी दिमाग में सेट करेगा कि अगर कोई पूछा 1 एन नोट या 1 एन ए बराबर कितना, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। ये बात दिमाग में सेट रखना। 1 एन नोट या 1 एन ए बराबर कितना, 6.023 गुना 10 के पावर 23। इसी को बोलते हैं 1 मोल। 1 मोल समझ में आया कि नहीं? यानी हम बता सकते हैं 1 मोल बराबर 1 एन नोट, 1 मोल बराबर 1 एन नोट या 1 एन ए या 6.023 गुना 10 के पावर 23। 1 मोल बराबर 1 एन नोट या 1 एन ए या 6.023 गुना 10 के पावर 23, जिसको जानते हैं एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट के नाम से, एवोगाड्रोस नंबर या एवोगाड्रोस कांस्टेंट के नाम से। अब ध्यान दो, ये संख्या का जरूरत क्या है, ध्यान दो जरूरत क्या है। ये क्या होगा अगर ये संख्या 6.023 गुना 10 के पावर 23 पढ़ेंगे, ये संख्या के बारे में जानेंगे तो क्या फायदा होगा, और नहीं जानेंगे इस संख्या के बारे में तो घाटा क्या होगा। ये जानकारी होनी चाहिए कि ये क्यों पढ़ते हैं, इसके पढ़ने से क्या फायदा है, ये संख्या के पढ़ने से क्या फायदा है, और ये संख्या नहीं पढ़ेंगे तो क्या घाटा है, ये हम जानना चाहते हैं। तो जरा ध्यान दो, यहाँ सीखो। एज वी नो दैट dozen is used for the counting of banana, eggs, apple, etc. Similarly, in chemistry, mole is used for counting of microscopic particle like electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, ions, etc. ध्यान दो, हमने क्या लिखा, ध्यान से सुन के समझेगा कि एज वी नो दैट डजन इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग ऑफ बनाना, एग्स, एप्पल, etc. सिमिलरली इन केमिस्ट्री मोल इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल like electrons, protons, neutrons, atoms, molecules, ions, etc. जरा ध्यान दो, जिस तरह हम लोग ये जो डजन था, ये डजन एक यूनिट था। मान लो अगर आप घर से जा रहे हैं कहीं मार्केट किसी काम से, ठीक, और आपको घर में आपकी मम्मी बोली कि बेटा तुम अभी मार्केट जा रहे हो, जब मार्केट से घर वापस आने लगना तो रास्ते में कहीं अगर केला का दुकान मिले तो वहाँ से केला ले लेना, कुछ केला ले लेना, ठीक है, और पैसे दे दे। आप पहली बार सोचिए कि केला खरीदने जा रहे हैं, आपको अनुभव नहीं है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ सीखने को मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा कि आप घर से कहीं मार्केट जा रहे थे किसी काम से, आपको घर में आपकी मम्मी बोली कि जब वापस घर की ओर आने लगना तो केला ले लेना और कुछ पैसा दे दिया आपको।
आपको आज तक पता नहीं था कि केला कैसे खरीदा जाएगा। तो आप सपोज करो कि जब यहाँ से घर से मार्केट का काम हो जाएगा, घर की ओर जाओगे, तो सबसे पहले तो ये देखोगे कि केला कहाँ बिक रहा है, कौन केला बेच रहे हैं। तो जो केला बेच रहा है उनके पास जाओगे और सपोज करो कि वहाँ जाके बोलो केले वाले को कि भाई साहब हमें 2 केजी केला दे दो, 2 केजी केला दे दो। केला वाला पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, बोलेगा भाई साहब की पूरी मानसिक स्थिति खराब है, भाई साहब का दिमाग काम नहीं कर रहा। समझ जाएगा भाई साहब से बहस करना मतलब यहाँ से कलकत्ता पैदल जाना बराबर है। तो बोलेगा केला नहीं है। तो ये जो रखे हो केला, ये किस लिए? अपने खाने के लिए रखे हैं, नहीं दूंगा। तो फिर सोचोगे इससे बहस करना बेकार है, ये केला वाला ही पागल है। तुम बगल वाले में जाओगे, भाई साहब 2 केजी केला देना। बगल वाला केला वाला भी सोचेगा कि उसको भी बोला 2 केजी, मेरे को भी बोल रहा है 2 केजी। लगता है ये लड़का अब ठीक नहीं है, ये बेकार हो चुका है, पूरा मेंटल है ये, इससे बहस ना करो, इसके ऊपर कोरोना का असर है। समझ जाएगा कि घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में ये पागल हो चुका है। फिर बगल वाले के यहाँ जाओगे, भाई साहब 2 केजी केला दो। तो कोई ना कोई केला वाला ऐसा होगा जो पढ़ा लिखा रहेगा और वो सोचेगा कि सबको ये बोल रहा है 2 केजी केला दो। इसका मतलब इसको आइडिया नहीं है कि केला पीस में बिकता है, न कि केजी में। पीस में बिकता है मतलब इसको ये नहीं पता है कि हमें डजन में लेना है, 1 डजन में 12 पीस केला होगा। इसको ये बात नहीं पता है, इसीलिए हर किसी को बोल रहा है कि केला केजी में बिकता है, कि 2 केजी चाहिए केला, इसीलिए कोई उसको केला नहीं दे रहा है। तो कोई जो केला वाला पढ़ा लिखा रहेगा वो उसको बताएगा कि सुनो बाबू इधर क्या चाहिए केला, ठीक है कितना, तो 2 केजी। तो बाबू 2 केजी केला नहीं मिलेगा, कोई केले वाले आपको 2 केजी केला नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? तो केला डजन में बिकता है। तो तुम बोलेगा ये डजन क्या है? तो डजन कहने का मतलब वो सीधा भाषा में बताएगा कि ऐसे करके गिनती करके बताएगा कि 12 पीस केला अगर मैं गिनती करके दूंगा तो वो 1 डजन होगा। तुरंत तुम समझ जाओगे कि इसका मतलब 12 पीस केला गिनती होगा तो वो 1 डजन होगा। तो वो 2 केजी बोल रहा था, तुरंत सोचेगा इसको 2 डजन बना ले, और 2 डजन में बोलेगा इसका मतलब 24 पीस केला। तो सोचो डजन एक यूनिट हुआ जिसमें कितना पीस हुआ? 12 पीस 1 डजन में। तो 2 डजन में 24 पीस। तो जिस तरह हमने केला, मान लो किसी अंडे वाले के यहाँ जाओ, सेम कंसेप्ट लगाओ और बोलो अंडे वाले को जाके कि भाई साहब 3 केजी अंडा देना। तुम सारा दिन घूम जाओगे, कोई अंडा वाला अंडा नहीं देगा, क्योंकि अंडा चलता है किस में? पीस में, डजन में। अब तुम बोल रहे हो भाई साहब हमको 2 केजी अंडा दो, देगा? नहीं देगा। क्यों? तुम्हें जानकारी नहीं है कि अंडा जो है वो डजन में चलता है। तो जिस तरह हम लोग बनाना, एग्स, एप्पल इस सब के काउंटिंग के लिए डजन का यूज करते हैं, ठीक उसी तरह केमिस्ट्री में माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के काउंटिंग के लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी खुली आंखों से देखना उसको संभव नहीं है। अभी तक क्लास 11th में हो, 10th पास कर लिए हो, क्लास 11th में आ गए हो, कभी 10th तक में कहीं मिला है कार्बन रास्ते में कि भाई साहब मैं कार्बन हूँ, छूट गया हूँ, ले चलो मेरे को रख देना केमिस्ट्री क्लासेस में? भाई साहब मैं ऑक्सीजन हूँ, रास्ते में छूट गया हूँ, ले चलो मेरे को केमिस्ट्री क्लासेस में ले चलो? कभी नहीं मिला होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं मिला होगा, क्योंकि वो एलिमेंट माइक्रोस्कोपिक है, जो आपको दिखेगा नहीं, बस महसूस कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, कोई नहीं देखा होगा। तो वो जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसके बारे में अध्ययन करना है, तो उसका अध्ययन कैसे करेंगे? तो यही मोल के मदद से करेंगे। उसका काउंटिंग कैसे करेंगे? मोल के मदद से करेंगे। यानी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी ऐसा पार्टिकल जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? मोल में। तो मोल में ऐसा पार्टिकल में कौन सा? तो ध्यान दो, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल, आयन, etc लिखा हूं कि एज वी नो दैट
डजन इज यूज फॉर द काउंटिंग ऑफ बनाना, एग्स, एप्पल, etc. सिमिलरली इन केमिस्ट्री मोल यूज फॉर काउंटिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc. यानी मोल के द्वारा हम लोग मेनली माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का काउंटिंग करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, etc. होता है। अब ध्यान दो कि 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल हुआ। तो ये पार्टिकल ध्यान दो एटम्स का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का भी हो सकता है, आयंस का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का भी हो सकता है, प्रोटॉन्स का भी हो सकता है, न्यूट्रॉन्स का भी हो सकता है, और etc. तुम जितना माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलो वो सारे का काउंटिंग अगर होगा तो मोल में होगा, क्योंकि 1 मोल बराबर इतना पार्टिकल, और ये पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, वो सारा हो सकता है। यानी वो सारा का काउंटिंग कहां पे होगा? मोल में होगा। और 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल। और वो पार्टिकल चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो। अब जरा ध्यान देके सीखो, ध्यान दो, इधर मिटा रहा हूं। ध्यान दो, केमिकल स्पेसीज, ये केमिकल स्पेसीज 3 पार्ट में बांटता है, 3 पार्ट में। एलिमेंट, कंपाउंड, रेडिकल। केमिकल स्पेसीज कितने पार्ट में बांटता है? 3 पार्ट में, एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट एटम बन जाएगा, यानी एटम ही एलिमेंट कहलाता है। कंपाउंड मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल ही कंपाउंड बन जाएगा। और रेडिकल मतलब आयंस, यानी आयंस को ही रेडिकल बोलेंगे। आयंस में दोनों कैटायन और एनायन दोनों, चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला, प्लस वाला कैटायन, माइनस वाला एनायन। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में ये सब बात बताया है कि जो भी प्लस चार्ज वाले होते हैं वो कैटायन होता है, और जो माइनस चार्ज वाले होते हैं वो एनायन होता है। यानी केमिकल स्पेसीज कहने का मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एटम एलिमेंट है, मॉलिक्यूल कंपाउंड है, और आयन रेडिकल है। अब एटम जैसे ध्यान दो, एटम में लाइक पहचानना सीखो। लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, कॉपर, आयरन, etc. ये सारा एटम है, इसी को एलिमेंट कह सकते हैं सारा। देख रहे हैं ना गौर से? अकेले है, अकेले कोई भी हो वो क्या होगा? एटम। और एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ जान दो मॉलिक्यूल में लाइक सीखो। लाइक O2, N2, H2, CO2, C6H12O6, C12H22O11, H2SO4, etc. ये सब क्या है बाबू? तो मॉलिक्यूल है, यानी इसी को कंपाउंड बोलेंगे। ये ऑल आर कंपाउंड और मॉलिक्यूल। और आयन देखो पहचानने आना चाहिए हर बच्चे को, नहीं आएगा उसके बाद तो फिर दिक्कत होगा, नहीं समझ पाओगे। लाइक आयन में Na+, K+, Ca2+, Mg2+, CO3 2-, NO3-, PO4 3-, Al3+, Fe2+, SO4 2-, etc. जरा गौर से देखो, ये सारा क्या है? आयन। ये सारा क्या है? मॉलिक्यूल। और ये सारा क्या है? एटम। सारा क्या है? एटम। यानी ये सारा अकेले है तो वो एटम है, जिसको एलिमेंट बोल देंगे। ये एक से ज़्यादा है, जो मॉलिक्यूल है इसी को कंपाउंड भी बोल सकते हैं। और ये देखो गौर से, इसी दोनों में
अगर प्लस या माइनस डाल दो, चाहे एटम में चाहे मॉलिक्यूल में प्लस या माइनस डाल दो तो वो बन जाता है आयन, यानी जिसको रेडिकल बोलते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दो, Na प्लस के प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस CO3 2 माइनस NO3 माइनस PO4 3 माइनस Al3 प्लस Fe2 प्लस SO4 2 माइनस, ये सब क्या है? आयंस है। हर किसी को पहचानने आना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे देखो O प्लस O O2 बना, सीखना है ध्यान देके। तो ये O जो है वो अकेले है, तो ये एटम हुआ या एलिमेंट। ये O अकेले हुआ तो ये क्या हुआ? एटम या एलिमेंट। लेकिन ये O2 क्या है? मॉलिक्यूल। O2 क्या है? मॉलिक्यूल। समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसी को अगर ऊपर में O2 प्लस कर दे या O2 माइनस कर दे, ये क्या है? आयन। हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, हर बच्चे को। जैसे ध्यान दो, N प्लस N2, N प्लस N, N2 बन गया। तो ये N क्या है? एटम। ये N क्या है? एटम यानी एलिमेंट। और ये N2 क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और सपोज करो, मान लो मैं लिख दिया N2 माइनस, ये लिख दिया, तो ये क्या है? आयन। ये N2 माइनस आयन हुआ, ये N2 मॉलिक्यूल हुआ, ये NN क्या हुआ? एटम। तो ये जो केमिकल स्पेसीज है ये 3 पार्ट में बना, एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल। एलिमेंट एटम, कंपाउंड मॉलिक्यूल, रेडिकल आयन। यानी एटम को ही एलिमेंट बोलेंगे, मॉलिक्यूल को ही कंपाउंड बोलेंगे, आयन को ही रेडिकल बोलेंगे। और यही एटम मॉलिक्यूल आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यही एटम मॉलिक्यूल आयन का इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जिसका काउंटिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री में सिखाया हूँ। यहाँ भी कभी कभी दिखा दूंगा, सिखाते रहूँगा। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री का वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका पूरा वीडियो लेक्चर देखें, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। तो ये आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक, अब मैं यहाँ बता रहा हूँ, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। मतलब बता सकते हैं कि इन फिजिकल केमिस्ट्री वी सिंपली स्टडी अबाउट केमिकल स्पेसीज। इन फिजिकल केमिस्ट्री वी सिंपली स्टडी अबाउट केमिकल स्पेसीज। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग मेनली पढ़ते हैं किसके बारे में? केमिकल स्पेसीज के बारे में। किसके बारे में? केमिकल स्पेसीज के बारे में। इन फिजिकल केमिस्ट्री वी सिंपली स्टडी अबाउट केमिकल स्पेसीज। अब ध्यान दो, मोल को डिफाइंड कैसे किया गया? तो यहाँ ध्यान दो, मोल को डिफाइंड कर रहा हूँ। द कलेक्शन ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल्स, दैट मीन्स एटम्स, molecules, ions, etc. of any chemical species. Any chemical species. Chemical species, that means element, compound, radical, is called 1 mole. ध्यान दो, कोई बोलेगा मोल का डिफिनीशन क्या होगा? तो बताएंगे, द कलेक्शन ऑफ 6.023 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड 1 मोल। ध्यान से सुनना, मैं कैसे बता रहा हूँ, एक एक लाइन को सीखो। द कलेक्शन ऑफ 6.023 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड 1 मोल। तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल किसका? एटम का, चाहे मॉलिक्यूल का, चाहे आयन का। और ये जो एटम, मॉलिक्यूल, आयन का पार्टिकल होंगे वो किसका रहेंगे? किसी केमिकल स्पेसीज का। और केमिकल स्पेसीज मतलब एलिमेंट, कंपाउंड और रेडिकल, जिसको जानेंगे किस नाम से? 1 मोल के नाम से। किस नाम से? 1 मोल के नाम से। फिर से सुन लो मोल का डिफिनीशन। द कलेक्शन ऑफ 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल ऑफ एनी केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड 1 मोल। कोई भी पार्टिकल 6.023 गुना 10 के पावर 23 होना चाहिए, चाहे एटम का, चाहे मॉलिक्यूल का, चाहे आयन का। और वो बिलोंग करेंगे किससे? किसी केमिकल स्पेसीज से। किसी केमिकल स्पेसीज मतलब एलिमेंट से या कंपाउंड से या रेडिकल से। क्योंकि अगर एलिमेंट का होगा तो एटम होगा, कंपाउंड का होगा तो मॉलिक्यूल होगा, रेडिकल का होगा तो आयन होगा। उसी को क्या बोलेंगे? 1 मोल। यानी ध्यान दो, 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल्स।
6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल। 1 मोल बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल। अब ये पार्टिकल हो सकता है एटम का, मॉलिक्यूल का, आयन का। जरा ध्यान दो, अगर मान लो कोई बोला कि 1 मोल एटम बराबर डैश एटम, 1 मोल एटम में कितना एटम होगा, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। 1 मोल एटम में ध्यान दो, कोई पूछा एक एग्जाम्पल के तौर पर 1 मोल एटम में कितना एटम होगा, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23, क्योंकि 1 मोल बराबर कितना 6.023 गुना 10 के पावर 23 क्या, पार्टिकल। अब पार्टिकल में ध्यान दो, सीखेगा पार्टिकल में एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो मैंने इस अब की बार एटम लिया, 1 मोल एटम, और कोई बोलेगा 1 मोल एटम में कितना एटम, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 एटम। जैसे मान लो कोई बोला कि 1 मोल मॉलिक्यूल है, कितना मॉलिक्यूल, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल। जैसे मान लो कोई बोला 1 मोल आयन है, कितना आयन, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 आयन। समझ में आना है, एकदम गौर से हर बच्चे को सीखना है कि जरा ध्यान दो, अब गौर से सीखना है एक एक बच्चे को। जैसे मान लो कोई बोला कि मेरे पास, ध्यान दो फॉर एग्जाम्पल के लिए, कि मेरे पास 6.023 गुना 10 के पावर 23 Na पार्टिकल है, Na पार्टिकल्स है, तो इसमें कितना एटम हुआ, कितना मोल एटम हुआ सोडियम का, क्योंकि Na क्या है, एटम। Na क्या है, एटम। तो 6.023 गुना 10 का पावर 23 Na पार्टिकल हुआ, कितना मोल एटम हुआ, तो बोलूँगा 1 मोल, 1 मोल Na एटम, 1 मोल सोडियम का एटम हुआ, क्योंकि 6.023 गुना 10 के पावर 23 ये कितना के बराबर हुआ, 1 मोल के। तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 Na पार्टिकल हुआ, यानी 1 मोल Na का एटम हुआ। अगर मान लो कोई बोला कि 6.023 गुना 10 के पावर 23 मेरे पास Ca का पार्टिकल है, Ca का पार्टिकल है, बोलेगा कितना, तो तुम दिमाग में सेट करो। सबसे पहले 6.023 गुना 10 के पावर 23 क्या होगा, 1 मोल। 6.023 गुना 10 के पावर 23 क्या हुआ, 1 मोल। अब ये Ca क्या है, एटम, तो 1 मोल यानी 6.023 गुना 10 के पावर 23 पार्टिकल हुआ, तो कितना मोल हुआ Ca का, तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ Ca एटम, 1 मोल कैल्शियम का एटम हुआ। जैसे मान लो कोई लिखा, सब एग्जाम्पल के लिए है, 6.023 गुना 10 के पावर 23, मान लो कोई लिखा Li पार्टिकल, तो तुम्हें ये दिमाग में सोचना है कि 6.023 गुना 10 के पावर 23 जो है ये क्या है, 1 मोल। ये Li क्या है, एटम, ये Li क्या है, एटम। तो अगर कोई हमसे पूछेगा ये कितना मोल हुआ लिथियम का, तो बोलेंगे 1 मोल ऑफ Li एटम, 1 मोल ऑफ Li एटम। तो दिमाग में सेट करना है कि 1 मोल एटम में इतना एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल में इतना मॉलिक्यूल, और 1 मोल आयन में इतना आयन। कितना, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। एकदम ध्यान दे के स्क्रीनशॉट लो फटाफट। देखिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, कुछ मैं एग्जाम्पल रख दिया हूँ। जैसे ध्यान दो, लिखा हूँ 1 मोल Na बराबर डैश एटम ऑफ Na। तो आपको ये सोचना है कि ये Na क्या है, एटम, तो 1 मोल ऑफ Na बराबर डैश एटम्स ऑफ Na, कि 1 मोल Na में 1 मोल सोडियम में कितना एटम होगा, किसका, सोडियम का। 1 मोल Na में कितना एटम होगा, किसका, सोडियम का, 1 मोल Na में। तो अब ध्यान दो, 1 मोल बराबर कितना होता है, 6.023 गुना 10 के पावर 23। तो 1 मोल Na में कितना एटम Na का, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 एटम, किसका, Na का, 1 मोल Na में। क्योंकि 1 मोल बराबर कितना, 6.023 गुना 10 के पावर 23, और Na क्या है, एटम। तो 1 मोल Na में कितना एटम होगा Na का, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 एटम। 1 मोल CO2 में, तो तुम्हारे दिमाग में सेट करना है कि ये CO2 क्या है, मॉलिक्यूल।
यानी 1 मोल CO2 में कितना मॉलिक्यूल CO2 का, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। नहीं समझ में आया? जैसे 1 मोल SO4 तो SO4 क्या है? आयन। तो 1 मोल SO4 में कितना आयन SO4 का, तो बोलेंगे 6.023 गुना 10 के पावर 23। जैसे ध्यान दो 1 मोल NH4+ में कितना आयन NH4+ का, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 आयन। किसका? NH4+ का। मतलब ध्यान दो 1 मोल Na में 6.023 गुना 10 के पावर 23 एटम होगा Na का। 1 मोल CO2 में कितना, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल होगा CO2 का। 1 मोल SO4 में कितना, तो 6.023 गुना 10 के पावर 23। यानी सब का आंसर सेम है। क्यों? सब में 1 मोल है, और वो एक मॉलिक्यूल, 1 मोल मैंने कभी एटम का लिया है, तो कभी मॉलिक्यूल का लिया है, तो कभी आयन का लिया है। कभी मैं 1 मोल एटम का लिया हूँ, कभी मैं 1 मोल मॉलिक्यूल का लिया हूँ, कभी मैं 1 मोल आयन का लिया हूँ। और 1 मोल किसी का हो, चाहे एटम का हो, चाहे मॉलिक्यूल का हो, चाहे आयन का हो, चाहे इलेक्ट्रॉन का हो, चाहे प्रोटॉन का हो, चाहे न्यूट्रॉन का। जैसे मान लो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर डैश इलेक्ट्रॉन्स, तो बोलेंगे Na इलेक्ट्रॉन, Na या N0, क्योंकि Na बराबर N0 बराबर 6.023 गुना 10 के पावर 23 बताए हैं। जैसे मान लो कोई बोलेगा 1 मोल ऑफ प्रोटॉन बराबर डैश प्रोटॉन्स, तो बोलेंगे Na प्रोटॉन। जैसे मान लो कोई लिखा 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन बराबर डैश न्यूट्रॉन्स, कितना न्यूट्रॉन्स, 1 मोल Na में कितना न्यूट्रॉन, तो Na न्यूट्रॉन, Na या N0। तो ये 5 नंबर प्रॉब्लम, ये 6 नंबर और ये 7 नंबर। समझ में आया कि नहीं? कि 1 मोल लिया, चाहे मैं इलेक्ट्रॉन का लिया, चाहे प्रोटॉन का, चाहे न्यूट्रॉन का, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन, Na इलेक्ट्रॉन। 1 मोल प्रोटॉन में कितना प्रोटॉन, तो Na प्रोटॉन। 1 मोल न्यूट्रॉन में कितना न्यूट्रॉन, तो Na न्यूट्रॉन। जबकि ध्यान रखना है कि Na बराबर N0 बराबर कितना, 6.023 गुना 10 के पावर 23। यानी Na के जगह पर 6.023 गुना 10 के पावर 23 आप लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लो कोई लिखा कि 1 मोल ऑफ Ca बराबर डैश एटम ऑफ Ca, घर से बनाना है। 1 मोल ऑफ Mg बराबर डैश एटम ऑफ Mg। जैसे लिखा कोई 1 मोल ऑफ H2SO4 बराबर डैश मोलिक्यूल ऑफ H2SO4। जैसे मान लो कोई लिखा 1 मोल ऑफ CO2 बराबर डैश मोलिक्यूल्स ऑफ CO2। हर बच्चे को आना चाहिए, हर बच्चे को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के बाद आपको मोल समझ में आनी चाहिए, मोल की बात। जैसे 1 मोल ऑफ SO4 या 1 मोल ऑफ CO3 बराबर डैश आयंस ऑफ CO3 1 मोल ऑफ Na बराबर डैश आयंस ऑफ Na 1 मोल ऑफ Mg2 बराबर डैश आयंस ऑफ Mg2। तो थोड़ा वीडियो लंबा हुआ है आज के क्लास का, परेशान नहीं होना, हमें सिखाना था, मोल का बेसिक नॉलेज आपको देना था। तो हर बच्चे को ये बात समझ में आनी चाहिए कि 1 मोल किसी का हो, चाहे एटम का, चाहे मॉलिक्यूल का, चाहे आयन का। जैसे गौर से देखो, ये दोनों क्वेश्चन है एटम से, ये दोनों मॉलिक्यूल से, और ये तीनों आयन से। यानी ये तीनों आयन है, ये तीनों 1 मोल आयन है। वो किसी का हो, 1 मोल आयन किसी का हो, तो 1 मोल अगर आयन होगा तो उसमें पार्टिकल होगा 6.023। 1 मोल अगर मॉलिक्यूल होगा, उसमें मॉलिक्यूल होगा 6.023 गुना 10 के पावर 23। 1 मोल अगर एटम होगा तो उसमें एटम का संख्या होगा 6.023 गुना 10 के पावर 23। तो लगभग मैं आंसर सबका बोल दिया, बस आपको दिमाग लगा लेना है फटाफट। अब जो भी बच्चे क्लास 12 के हैं उनको मैं फिर से जानकारी देता हूं कि जब तक 100 बच्चे असाइनमेंट प्लस NCERT सॉल्यूशन नहीं परचेज करेंगे तब तक न्यू चैप्टर स्टार्ट नहीं करूँगा, क्योंकि असाइनमेंट का डिस्कशन भी देना आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग परचेज नहीं करोगे, आप लोग सीखना चाहते नहीं हो। तो 100 बच्चे अगर परचेज करोगे तो 100 का नाम मैं अनाउंस करूँगा वीडियो में,
और मानूंगा कि वो 100 बच्चे अपने से पढ़ते हैं, क्योंकि जब एक वीडियो देता हूँ 12 का तो उस पर देखता हूँ 24 घंटा में 450 से 500 व्यूज आता है। तो इतने बच्चे तो वीडियो देख रहे हैं और वो बच्चे असाइनमेंट नहीं लेना चाहते हैं, वो बच्चे फ्री में पढ़ना चाहते हैं, बस उन्हें फ्री में आना चाहिए कंटेंट। लेकिन वो कंटेंट देने के पीछे अगर कुछ खर्चा है तो वो खर्च वो नहीं बियर कर सकते हैं। तो नहीं बियर कर सकते हैं दोस्तों, मैं भी नहीं दे सकता हूँ, आप लोगों से सॉरी बोल रहा हूँ। आप लोग 100 बच्चे लीजिए, वो 100 बच्चे का नाम लूँगा तभी मैं चला सकता हूँ, बाकी आप लोगों के लिए फिर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर 11th वाले बच्चों को वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी नए दोस्त हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू।